Hello students, Assalamu alaikum. I am Araf Mariam. Hope that you all are fine and safe in your homes. Let's start today's lecture which is about simple harmonic motion. Simple harmonic motion हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की ही एक टाइप होती है. वाइब्रेटरी मोशन कौन सी मोशन होती है? एक ऐसी मोशन जिसमें बॉडी एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करती है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन. एंड वाइब्रेटरी मोशन का ही एक सेकंड नाम है जिसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है. नेक्स्ट आप लोग आ जाएं अपनी बुक के वेरी फर्स्ट पेज के ऊपर. अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ एंड टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट. यहाँ पे आप लोग ऊपर क्वेश्चन लिखिए डिफाइन वाइब्रेशन. कोई भी बॉडी कब वाइब्रेट करती है? जब वो क्या करती है, अपने पॉइंट अपने एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूव करती है. ठीक है, अनदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन. और वाइब्रेशन का ही एक सेकंड नेम है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन. ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की ही एक टाइप है जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ते हैं. मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ते हैं, बॉल एंड बॉल सिस्टम पढ़ते हैं एंड अ सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं. सबसे पहले हम मैस स्प्रिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, मैस स्प्रिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, द मैस इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग. हम एक मैस लेते हैं और उसको स्प्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं. ठीक है, और स्प्रिंग की दूसरी साइड को हम किसी भी वॉल के साथ अटैच कर सकते हैं. ठीक है, जिस तरह आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है. ठीक है, इसकी इलैबोरेशन के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए. हमने क्या करना है, एक स्प्रिंग लेना है और उसको मैस एम के साथ अटैच कर देना है. ठीक है, अब अभी आपका जो सिस्टम है वो रेस्ट की स्टेट में, अभी हमने इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की. ठीक है, तो इस टाइम में आपने अपने मैस एम की जो पोजीशन है उसको मेन पोजीशन का नेम दे देना है और उसको ओ कह देना है. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मैस एम के ऊपर फोर्स लगाएंगे. ठीक है, आपको पता है, आप 9th ग्रेड में फोर्स को पढ़ के आ चुके हैं. फोर्स क्या होती है? अगर मैं सिंपल 2 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूँ तो फोर्स क्या होती है, पुश या पुल. जब आप किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो इट मीन्स आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैस एम को पुल करेंगे तो हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, पुलिंग फोर्स होगी. ठीक है, अब ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हम कोई भी पर्सन अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए हम इस फोर्स को अप्लाइड फोर्स कह सकते हैं. ठीक है, मैस एम के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका जो मैस एम है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है और स्प्रिंग के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रेच भी हो सकता है और कंप्रेस भी हो सकता है. ठीक है, जब मैस एम के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ओ पोजिशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजिशन पे आ जाएगी और उस एक्सट्रीम पोजिशन को आप ए का नेम दे सकते हैं. ठीक है, जितनी जोर से आप मैस एम को खींचेंगे उतना ज्यादा मैस एम अपनी ओ पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करेगी. ठीक है, तो हमने क्या करना है, ओ पोजीशन से ए पोजीशन तक इसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ओ से ए की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसलिए हम ओ से ए की तरफ एरो लगा के नीचे एक्स डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे. ठीक है, अब जो फोर्स आपने क्या किया, फोर्स एफ लगाई मैस एम के ऊपर. अब स्प्रिंग क्या करेगा, जो फोर्स आप इस सिस्टम के ऊपर लगाएंगे स्प्रिंग इसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा. ठीक है, जैसे ही हमारी बॉडी जिसका मैस एम है वो ए पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, आप अपने मैस एम को छोड़ेंगे तो आपका मैस एम क्या करेगा, क्या ये यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं, आप लोग करके चेक कर सकते हैं, मैस एम एक्सट्रीम पोजीशन ए पे नहीं रुकेगा. ठीक है, स्प्रिंग ने अपने अंदर जो फोर्स स्टोर की हुई थी अब उसने उसको रिस्टोर करना है. ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे स्प्रिंग के अंदर आ जाएगी जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो ए पोजीशन के ऊपर नहीं रुकेगी, मेन पोजीशन ओ की तरफ वापस जाना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, अब रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन. रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा हमारी बॉडी जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होती है उसको मेन पोजीशन, मतलब वो पोजीशन जहाँ पे वो पहले से थी, जहाँ पे वो रेस्ट की स्टेट में थी, वहां पे लाने की कोशिश करती है. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी. ठीक है, तो क्या होगा, मैस एम ए पोजीशन पे नहीं रुकेगा. क्यों नहीं रुकेगा? ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर जो उसने फोर्स को स्टोर किया था वही फोर्स अब एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और मैस एम क्या करेगा, वापस इस तरफ को मूव करेगा. ठीक है, याद रहे कि हमने मैस एम को ओ पोजीशन से ए पोजीशन पे लेके आने के लिए एक फोर्स लगाई जिसको अप्लाइड फोर्स कहा. ए पोजीशन पर आके हमने मैस एम को छोड़ दिया, वहां पे आके हमने मैस एम के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाई. जब हम मैस एम को छोड़ेंगे तो जो फोर्स हमारे स्प्रिंग ने स्टोर की थी
वही फोर्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और हमारा मास m दोबारा ओपोजिशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें, जैसे ही आप मास m को छोड़ेंगे वो ओपोजिशन की तरफ आना स्टार्ट कर देगा और ओपोजिशन पर आकर आपका मास m क्या रुक जाएगा? नो, आपका मास m यहाँ पे आके मेन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, वो नेक्स्ट आगे की तरफ मूव कर जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि स्प्रिंग की दो प्रॉपर्टीज है, वो कंप्रेस भी कर सकता है और स्ट्रेच भी कर सकता है। जब आपने उसे पहली फोर्स लगाई तो उसने क्या किया? स्ट्रेच कर गया, और अब जब यहाँ पे आके मेन पोजीशन पे वो नहीं रुकेगा, क्या करेगा? कंप्रेस हो जाएगा और एक नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा जिसको हम बी कह देंगे। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि जब आपकी बॉडी, आपके स्प्रिंग ने जितनी फोर्स को स्टोर किया था वही रिस्टोरिंग फोर्स थी और उसकी वजह से आपकी बॉडी ओ पॉइंट की तरफ आना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब ओ पॉइंट पे आकर बॉडी को रुक जाना चाहिए था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि बॉडी ओ पोजीशन के ऊपर, मेन पोजीशन के ऊपर कोई भी बॉडी जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होती है वो क्यों नहीं रुकती? ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यू भी आता है। इसकी एक रीजन है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया भी आप 9th ग्रेड में पढ़ के आ चुके हैं। इनर्शिया क्या होता है जी? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें बॉडी अपनी स्टेट में चेंज के खिलाफ, मतलब वो जिस भी स्टेट में होगी, आइदर वो रेस्ट की स्टेट में होगी, आइदर वो मोशन की स्टेट में होगी, उसके खिलाफ वो रेजिस्ट करती है, मतलब वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देती। कौन नहीं होने देती? उसका इनर्शिया। ठीक है, इसका मतलब इनर्शिया की वजह से कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में ही रहती है अनटिल अनलेस हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें, और अगर कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो मोशन में ही रहती है। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। ठीक है, जब तक उसके पास एनर्जी है। अब बॉडी मेन पोजीशन पे क्यों नहीं रुकेगी? इनर्शिया की वजह से। एज के बॉडी ए से ओ की तरफ आ रही थी तो वो मोशन के स्टेट में थी, तो बॉडी के इनर्शिया की वजह से बॉडी ओ पोजीशन पे नहीं रुकेगी, अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, और किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर आके बॉडी रुक जाएगी। ठीक है, एंड देन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें तो ओ पोजीशन थी, ये वाली आपकी क्या पोजीशन थी? ओ पोजीशन थी। ठीक है, ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई हुई है। ओ पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ इस तरफ बॉडी ने क्या एक्ट किया? इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपका ये जो ऊपर फोर्स है, बी पोजीशन पे बॉडी नहीं रुकेगी, अगेन बॉडी क्या करेगी? ओ पोजीशन की तरफ मूव करेगी और फिर ओ पोजीशन पे बॉडी नहीं रुकेगी इनर्शिया की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं कि जब कोई भी बॉडी ऑसिलेशन कर रही होती है, वाइब्रेशन कर रही होती है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है, तो बॉडी अपनी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, मतलब पॉइंट ए के ऊपर नहीं रुकती। किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। एंड बी भी उसका एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे भी नहीं रुकेगी। किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। एंड उसके अपने मेन पॉइंट के ऊपर क्यों नहीं रुकेगी? इनर्शिया की वजह से। ठीक है, और इसी तरह आपकी जो बॉडी है वो मेन पॉइंट ओ के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करती रहेगी। ठीक है, आगे पीछे मूव करती रहेगी और इसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखें, थोड़ी सी इसको समराइज कर लेते हैं कि जब बॉडी ओ से ए की तरफ आई, जब बॉडी ओ से ए की तरफ आई तो किस फोर्स की वजह से? अप्लाइड फोर्स की वजह से। ठीक है, एंड देन जब बॉडी ए से ओ की तरफ गई तो वो किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ठीक है, अच्छा अब आप लोग देखेंगे जब पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, जब बॉडी पॉइंट ए की तरफ आई तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या थी? ओ टू ए, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद इस टाइम रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? ए टू ओ, तो हम लिख सकते हैं कि जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये थी। एट पॉइंट बी पे देखें, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ओ टू बी थी एंड फोर्स की डायरेक्शन बी टू ओ थी। ठीक है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी डायरेक्शन। आप लोग ऑब्जर्व करें कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा, ये फोर्स कौन सी है? रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका नेक्स्ट यूज होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे आपके पास हुक्स लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, पहले बुक से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन की सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, वो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस, अगर आप स्प्रिंग को क्या करें? स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस
जो स्लाइड थी उसमें एक्सप्लेन किया कि अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, किसी भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका मैस ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, उसकी मीन पोजिशन से इट एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन द मैस, तो आपका स्प्रिंग क्या करेगा, मैस एम के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और उस फोर्स को आप क्या कह सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आप थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म में चेंजिंग कर सकते हैं कि जो आपके पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। यहाँ पे ये जो हम F लेंगे, फोर्स लेंगे, वो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। जितनी आपकी रिस्टोरिंग फोर्स, जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ज़्यादा कवर करेगी अप्लाइड फोर्स की वजह से, उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग अपने अंदर फोर्स को स्टोर कर लेगी, ठीक है, मतलब उतनी ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी, ठीक है। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यही बताता है कि अगर आपकी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी में चेंज करते हैं, तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है, के, तो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाए न्यूटन के लॉज, आपने 9th ग्रेड में पढ़े होंगे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आपको क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल्स टू एम ए। अगर हम इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें जिसकी एक साइड सेम है, तो हमारे पास इक्वेशन बन सकती है एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। एम ए को माइनस के एक्स के इक्वल रख लें, ठीक है। यहाँ से जो के है इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, इसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एम ए एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए, तो आपके पास के की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए भी आप एक्सेलरेशन को इधर ही रहने दें, मैक्स एम मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आप देखिए माइनस के डिवाइडेड बाय एम, के हमारे पास क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट, एन की वैल्यू भी क्या है, अगर आप कोई एक मैस ले रहे हैं, लेट्स सपोज आपने अपने एक्सपेरिमेंट में मैस एम लिया 10 kg, तो थ्रू आउट आप जितना भी टाइम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे आपका जो मैस है, आपने जो मैस लिया वो 10 kg ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट मीन्स एक एक्सपेरिमेंट में आप जो मैथ्स देंगे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो उसको भी हम कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो आपके पास के डिवाइडेड बाय एम कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इसको हम अगेन प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, के ओवर एम को एज अ कांस्टेंट एलिमिनेट करके आपके पास एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो सकती है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी इलैबोरेशन देखिए, फोर्स दैट इज अप्लाइड टू द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अप्लाइड फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। जितनी आप फोर्स, जितना आप मैस एम को ज्यादा खींचेंगे, मैस एम उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इफ द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द मैस और द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर आपका स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, मतलब स्प्रिंग बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है, ना वो स्ट्रेच है ना वो कंप्रेस स्टेट में है, उस टाइम आपका सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसके ऊपर जब कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, ठीक है। इफ द mass is displaced from the equilibrium the spring will exert a restoring force। देखिए वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि अगर आप मैस एम को क्या करें, डिस्प्लेस करते हैं, किससे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी थी, मेन पोजीशन, बिल्कुल रेस्ट की स्टेट। द स्प्रिंग विल एक्सर्ट अ रिस्टोरिंग फोर्स, तो स्प्रिंग क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, विच इज अ फोर्स दैट टेंड टू रिस्टोर इट टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स है, एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी अगेन अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अच्छा जी, बुक से देखिए वना, अच्छा यहाँ से आपके पास हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। हुक्स लॉ आपको क्या कहते हैं कि आप जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ठीक है। इन शॉर्ट आपने 9th ग्रेड में हुक्स लॉ को ऐसे पढ़ा होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स एफ है वो क्या है, स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कितनी चेंजिंग्स आ रही हैं वो स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो फोर्स एफ की वजह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर कर रही है, तो फोर्स एफ स्ट्रेस है और एक्स डिस्प्लेसमेंट उसका
स्ट्रेन है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के की वैल्यू माइनस एफ ओवर एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए आपकी जो के कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम वही आई है जो पीछे हमने निकाली थी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी सेम वही आई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, ठीक है। वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ऑफ द मास फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। एक्स हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एंड के क्या हमारे पास कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ के इज अ मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। के की वैल्यू आपको क्या बताती है कि आपका स्प्रिंग कितना स्टिफ है। स्टिफ का मतलब आपका स्प्रिंग कितना सहत है। आप लोगों ने जो बॉल पॉइंट्स यूज करते हैं उसमें भी स्प्रिंग देखा होगा, ठीक है। जो मोटर बाइक्स होती हैं उसमें भी स्प्रिंग लगा होता है, एंड आपके घरों में, सबके घर में होता है स्टेपल, उसके अंदर भी स्प्रिंग यूज किया होता है, ठीक है। अब आप लोग बताएं कौन सा स्प्रिंग ज्यादा हार्ड है, ठीक है। तो आप लोग नॉर्मली सबका आंसर यही होगा कि आपका जो मोटर बाइक वाला स्प्रिंग है, या जो आप मोटर बाइक वाला स्प्रिंग है वो ज़्यादा स्टिफ है एज कम्पेयर टू बॉल पॉइंट के अंदर जो स्प्रिंग होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऐसा स्प्रिंग जो ज़्यादा सहत है, जो ज़्यादा हार्ड है, उसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी। ऐसा स्प्रिंग जो आपका जिसकी के की वैल्यू कम, कैसे स्प्रिंग की होती है, जिस जो इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ के इज द मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना स्टिफ है ये आपको के की वैल्यू बताएगी। स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के। स्टिफ का मतलब हार्ड, आप ऊपर लिख सकते हैं, अंडरलाइन करके ऊपर लिख लें हार्ड। ऐसे स्प्रिंग जो हार्ड होंगे, स्टिफ होंगे, उनकी वैल्यू ऑफ के क्या होगी, लार्ज होगी, लार्ज वैल्यू ऑफ के। एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के, ठीक है। ये एमसीक्यू भी आता है। अब इक्वेशन की, न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके इन्होंने एक्सेलरेशन निकाला है। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इट मीन्स दैट acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement. Acceleration is directly proportional to displacement from the mean position. अब displacement कहाँ से हो रहा था, mean position। पहले बॉडी कहाँ पे थी, mean position पे। आपने फोर्स लगाई तो बॉडी mean position से बॉडी ने कोई displacement कवर किया, ठीक है। is directly proportional to its displacement from the mean position. Hence, the horizontal motion of a mass spring system is an example of the simple harmonic motion. ये इसकी elaboration थी, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। The negative sign means that the force exerted by the spring is always force exerted by the spring. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो फोर्स स्प्रिंग एग्जर्ट कर रहा है, और स्प्रिंग कौन सी फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स। अंडरलाइन करके लिख लें, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग, ये कौन सी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा आपकी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट थी, ठीक है। बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज, स्प्रिंग फोर्स को, बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स, अब स्प्रिंग फोर्स कौन सी फोर्स है, वही रिस्टोरिंग फोर्स। बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। जो स्प्रिंग ने अपने अंदर फोर्स को स्टोर किया, एंड देन जब बॉडी हमारी मीन पोजिशन ए के ऊपर गई तो उसी को उसने क्या किया, रिस्टोर किया, और हमारे मास एम को ओरिजिनल पोजिशन पे लाने की कोशिश की। उसी को हमने क्या कह दिया था, रिस्टोरिंग फोर्स। और इसको यहाँ पे बुक में एक सेकंड नेम दिया गया, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हमेशा बॉडी को किस तरफ लेके आती है, मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ रिस्टोरिंग फोर्स। और स्प्रिंग हमारी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाती है इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने के लिए, उसको हम समटाइम्स क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की हेडिंग दे दे, अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, ऐसी बॉडी जो हमारे पास ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है, उसको क्या करती है, पुश करती है या पुल करती है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। एक ऐसी फोर्स जो हमेशा बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है। इट मीन्स जहाँ पे वो पहले थी, और कहाँ पे वो पहले थी, मीन पोजीशन पे थी। ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होप दैट आपको अच्छी तरह समझ आ गई हो क्लास। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।